नमस्कार दोस्तों, अफलातून कहानी में आज सुनते हैं कहानी जंगली बूटी, जिसकी लेखिका है अमृता प्रीतम। अंगूरी मेरे पड़ोसियों के पड़ोसियों के पड़ोसियों के घर उनके बड़े ही पुराने नौकर की बिल्कुल नई बीवी है। एक तो नई इस बात से कि वह अपने पति की दूसरी बीवी है, सो उसका पति दुहाजू हुआ। जू का मतलब अगर जून हो तो भी इसका पूरा मतलब निकला दूसरी जून में पड़ चुका आदमी, यानी दूसरे विवाह की जून में। और अंगूरी क्योंकि अभी विवाह की पहली जून में ही है, यानी पहली विवाह की जून में, इसलिए नहीं हुई। और दूसरे वह इस बात से भी नहीं है कि उसका गौना आए अभी जितने महीने हुए हैं वे सारे महीने मिलकर एक साल भी नहीं बनेंगे। 5-6 साल हुए प्रभाती जब अपने मालिकों से छुट्टी लेकर अपनी पहली पत्नी की क्रिया करने के लिए अपने गांव गया था, तो कहते हैं कि क्रिया वाले दिन ही इस अंगूरी के बाप ने उसका अंगूछा निचोड़ दिया था। किसी भी मर्द का यह अंगूछा भले ही अपनी पत्नी की मौत पर आंसुओं से भीगा नहीं होता, चौथे दिन या क्रिया के दिन नहाकर बदन पोंछने के बाद वह अंगूछा पानी में ही भीगा होता है। पर इस साधारण सी गांव की रस्म से किसी और लड़की का बाप उठकर जब यह अंगूछा निचोड़ देता है तो जैसे कह रहा होता है, उस मरने वाली की जगह मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूँ और अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा आंसुओं से भीगा हुआ अंगूछा भी सुखा दिया है। इस तरह प्रभाती का अंगूरी के साथ दूसरा विवाह हो गया था। पर एक तो अंगूरी अभी आयु की बहुत छोटी थी और दूसरे अंगूरी की मां गठिया के रोग से जुड़ी हुई थी, इसलिए गौने की बात 5 सालों पर जा पड़ी। फिर एक एक कर 5 साल भी निकल गए थे और इस साल प्रभाती जब अपने मालिकों से छुट्टी लेकर अपने गांव गौना लेने गया था तो अपने मालिकों को यह पहले ही कह गया था कि या तो वह अपनी बहू को साथ लाएगा और शहर में अपने साथ रखेगा और या फिर वह गांव से भी नहीं लौटेगा। मालिक पहले तो दलील करने लगे थे कि एक प्रभाती की जगह अपनी रसोई में से वे 2 जनों को रोटी नहीं देना चाहते। पर जब प्रभाती ने यह बात कही कि वह कोठरी के पीछे वाली कच्ची जगह को पोत कर अपना अलग चूल्हा बनाएगी, अपना पकाएगी, अपना खाएगी, तो उसके मालिक यह बात मान गए थे। सो अंगूरी शहर आ गई थी। चाहे अंगूरी ने शहर आकर कुछ दिन मोहल्ले के मर्दों से तो क्या, औरतों से भी घूंघट न उठाया था, पर फिर धीरे धीरे उसका घूंघट छीना हो गया था। वह पैरों में चांदी की झांझरें पहनकर छनक छनक करती मोहल्ले की रौनक बन गई थी। एक झांझर उसके पांवों में पहनी होती, एक उसकी हंसी में। चाहे वह दिन का अधिकतर हिस्सा अपनी कोठरी में ही रहती थी, पर जब भी बाहर निकलती एक रौनक उसके पांव के साथ साथ चलती थी। यह क्या पहना है अंगूरी? यह तो मेरे पैरों की छैल चूड़ी है, और उंगलियों में यह तो बिछुआ है, और बाहों में यह तो पछेला है, और माथे पर आली बंद कहते हैं इसे। आज तुमने कमर में कुछ नहीं पहना, तगड़ी बहुत भारी लगती है, कल को पहनूंगी। आज तो मैंने तौक भी नहीं पहना, उसका टांका टूट गया है। कल शहर में जाऊंगी, टांका भी गढ़ाऊंगी और नाक की कील भी लाऊंगी। मेरी नाक को नक्शा भी था, इतना बड़ा मेरी सास ने दिया नहीं। इस तरह अंगूरी अपने चांदी के गहने एक मड़क से पहनती थी, एक मड़क से दिखाती थी। पीछे जब मौसम फिरा था, अंगूरी का अपनी छोटी कोठरी में दम घुटने लगा था। वह बहुत बार मेरे घर के सामने आ बैठती थी। मेरे घर के आगे नीम के बड़े बड़े पेड़ हैं और इन पेड़ों के पास ज़रा ऊंची जगह पर एक पुराना कुआं है। चाहे मोहल्ले का कोई भी आदमी इस कुएं से पानी नहीं भरता, पर इसके पार एक सरकारी सड़क बन रही है और उस सड़क के मजदूर कई बार इस कुएं को चला देते हैं, जिससे कुएं के इर्द गिर्द अक्सर पानी गिरा होता है और यह जगह बड़ी ठंडी रहती है। क्या पढ़ती हो बीबी जी? एक दिन अंगूरी जब आई, मैं नीम के पेड़ों के नीचे बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। तुम पढ़ोगी? मेरे को पढ़ना नहीं आता। सीख लो ना। क्यों? औरतों को पाप लगता है पढ़ने से। औरतों को पाप लगता है, मर्दों को नहीं लगता ना। मर्द को नहीं लगता। यह तुमसे किसने कहा? मैं जानती हूँ। फिर मैं तो पढ़ती हूँ, मुझे पाप लगेगा? शहर की औरतों को पाप नहीं लगता, गांव की औरतों को पाप लगता है।
मैं भी हंस पड़ी और अंगूरी भी। अंगूरी ने जो कुछ सीखा सुना हुआ था उसमें उसे कोई शंका नहीं थी, इसलिए मैंने उससे कुछ न कहा। वह अगर हंसती खेलती अपनी ज़िंदगी के दायरे में सुखी रह सकती थी तो उसके लिए यही ठीक था। वैसे मैं अंगूरी के मुंह की ओर ध्यान लगाकर देखती रही। गहरे सांवले रंग में उसके बदन का मांस गुथा हुआ था। कहते हैं औरत आटे की लोई होती है, पर कईयों के बदन का मांस उस ढीले आटे की तरह होता है जिसकी रोटी कभी गोल नहीं बनती, और कईयों के बदन का मांस बिल्कुल खमीरे के आटे जैसा, जिसे बेलने से फैलाया नहीं जा सकता। सिर्फ किसी किसी के बदन का मांस इतना सख्त गुथा हुआ होता है कि रोटी तो क्या, चाहे पूरियां बेल लो। मैं अंगूरी के मुंह की ओर देखती रही, अंगूरी की छाती की ओर, अंगूरी की पिंडलियों की ओर। वह इतने सख्त मैदे की तरह गुथी हुई थी कि जिससे मठरियाँ तली जा सकती थीं। और मैंने इस अंगूरी का प्रभाती भी देखा हुआ था, ठिगने कद का, ढलके हुए मुंह का, कसोरे जैसा। और फिर अंगूरी के रूप की ओर देखकर मुझे उसके खाविंद के बारे में एक अजीब तुलना सूझी कि प्रभाती असल में आटे की इस घनी गुथी लोई को पकाकर खाने का हकदार नहीं, वह इस लोई को ढक कर रखने वाला कठवत है। इस तुलना से मुझे खुद ही हंसी आ गई, पर मैं अंगूरी को इस तुलना का आभास नहीं देना चाहती थी, इसलिए उससे मैं उसके गांव की छोटी छोटी बातें करने लगी। माँ बाप की, बहन भाइयों की और खेतों खलिहानों की बातें करते हुए मैंने उससे पूछा, अंगूरी, तुम्हारे गांव में शादी कैसे होती है? लड़की छोटी सी होती है, 5-7 साल की, जब वह किसी के पाँव पूज लेती है। कैसे पूजती है पाँव? लड़की का बाप जाता है, फूलों की एक थाली ले जाता है, साथ में रुपए, और लड़के के आगे रख देता है। यह तो एक तरह से बाप ने पाँव पूज लिए, लड़की ने कैसे पूजे? लड़की की तरफ से ही तो पूजे, पर लड़की ने तो उसे देखा भी नहीं। लड़कियां नहीं देखती। लड़कियां अपने होने वाले खाविंद को नहीं देखती ना, कोई भी लड़की नहीं देखती ना। पहले तो अंगूरी ने नाक कर दी, फिर कुछ सोचकर कहने लगी, जो लड़कियां प्रेम करती हैं वो देखती हैं। तुम्हारे गांव में लड़कियां प्रेम करती हैं? कोई कोई। जो प्रेम करती हैं उनको पाप नहीं लगता? मुझे असल में अंगूरी की वह बात स्मरण हो आई थी कि औरत को पढ़ने से पाप लगता है, इसलिए मैंने सोचा उस हिसाब से प्रेम करने से भी पाप लगता होगा। पाप लगता है, बड़ा पाप लगता है, अंगूरी ने जल्दी से कहा। अगर पाप लगता है तो फिर वो प्रेम क्यों करती हैं? जे बात तो ये होती है कि कोई आदमी जब किसी छोकरी को कुछ खिला देता है तो वो उससे प्रेम करने लग जाती है। कोई क्या खिला देता है उसको? एक जंगली बूटी होती है, बस वही पान में डालकर या मिठाई में डालकर खिला देता है। छोकरी उससे प्रेम करने लग जाती है, फिर उसे वही अच्छा लगता है, दुनिया का और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सच, मैं जानती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसे देखा था? मेरी एक सखी थी, इतनी बड़ी थी मेरे से। फिर क्या? वह तो पागल हो गई उसके पीछे, शहर चली गई उसके साथ। यह तुम्हें कैसे मालूम कि तेरी सखी को उसने बूटी खिलाई थी? बर्फ़ी में डालकर खिलाई थी, और नहीं तो क्या, वह ऐसे ही अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती? वह उसको बहुत सी चीज़ें भी लाकर देता था, शहर से धोती लाता था, चूड़ियाँ भी लाता था, शीशे की और मोतियों की माला भी। ये तो चीज़ें हुई ना, पर यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसे जंगली बूटी खिलाई थी? नहीं खिलाई थी तो फिर वो उसको प्रेम क्यों करने लग गई? प्रेम तो यूँ भी हो जाता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। जिससे माँ बाप बुरा मान जाएं, भला उससे कैसे प्रेम हो सकता है? अच्छा, तूने वो जंगली बूटी देखी है? मैंने नहीं देखी। वो तो बड़ी दूर से लाते हैं, फिर छिपकर मिठाई में डाल देते हैं या पान में डाल देते हैं। मेरी माँ ने तो पहले ही बता दिया था कि किसी के हाथ से मिठाई नहीं खाना। तूने बहुत अच्छा किया कि किसी के हाथ से मिठाई नहीं खाई, पर तेरी उस सखी ने कैसे खा ली? अपना किया पाएगी कहने को तो अंगूरी ने कह दिया, पर फिर शायद उसे सहेली पर स्नेह आ गया या तरस आ गया। दुखे हुए मन से कहने लगी, बावरी हो गई थी बेचारी, बालों में कंघी भी नहीं लगाती थी, रात को उठ उठ कर गाने गाती थी। क्या गाती थी? पता नहीं क्या गाती थी,
जो भी कोई बूटी खा लेती है बहुत गाती है, रोती भी बहुत है। बात गाने से रोने पर आ पहुंची थी, इसलिए मैंने अंगूरी से और कुछ न पूछा। और अब बड़े थोड़े ही दिनों की बात है, एक दिन अंगूरी नीम के पेड़ के नीचे चुपचाप मेरे पास आकर खड़ी हुई। पहले जब अंगूरी आया करती थी तो छन छन करती 20 गज दूर से ही उसके आने की आवाज़ सुनाई दे जाती थी, पर आज उसके पैरों की झांझरें पता नहीं कहाँ खोई हुई थीं। मैंने किताब से सिर उठाया और पूछा, क्या बात है अंगूरी? अंगूरी पहले कितनी ही देर मेरी ओर देखती रही, फिर धीरे से कहने लगी, बीबी जी मुझे पढ़ना सिखा दो। क्या हुआ अंगूरी? मेरा नाम लिखना सिखा दो। किसी को खत लिखोगी? अंगूरी ने उत्तर न दिया, एकटक मेरे मुंह की ओर देखती रही। पाप नहीं लगेगा पढ़ने से? मैंने फिर पूछा। अंगूरी ने फिर भी जवाब न दिया और एकटक सामने आसमान की ओर देखने लगी। यह दोपहर की बात थी। मैं अंगूरी को नीम के पेड़ के नीचे बैठी छोड़कर अंदर आ गई थी। शाम को फिर कहीं मैं बाहर निकली तो देखा अंगूरी अब भी नीम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। बड़ी सिमटी हुई थी, शायद इसलिए कि शाम की ठंडी हवा देह में थोड़ी कपकपी छेड़ रही थी। मैं अंगूरी के पीठ की ओर थी। अंगूरी के होठों पर एक गीत था, पर बिल्कुल सिसकी जैसा। मेरी मुंदरी में लागो नगिनवा, हो बैरी कैसे काटूं जोवनवा। अंगूरी ने मेरे पैरों की आहट सुन ली, मुंह फेर देखा और फिर अपने गीत को अपने होठों में समेट लिया। तू तो बहुत अच्छा गाती है अंगूरी। सामने दिखाई दे रहा था कि अंगूरी ने अपनी आंखों में कांपते आंसू रोक लिए और उनकी जगह अपने होठों पर एक कांपती हंसी रख दी। मुझे गाना नहीं आता। अरे आता है, ये तो तेरी सखी गाती थी। हाँ, उसी से सुना था। फिर मुझे भी तो सुनाओ। ऐसे ही गिनती है बरस की, 4 महीने ठंडी होती है, 4 महीने गर्मी और 4 महीने बरखा। ऐसे नहीं, गा कर सुनाओ। अंगूरी ने गाया तो नहीं, पर 12 महीनों को ऐसे गिना दिया जैसे यह सारा हिसाब वह अपनी उंगलियों पर कर रही हो। 4 महीने राजा ठंडी होवत है, थर थर कांपे करेजवा। 4 महीने राजा गर्मी होवत है, थर थर कांपे पवनवा। 4 महीने राजा बरखा होवत है, थर थर कांपे बदरवा। अंगूरी एकटक मेरे मुंह की ओर देखने लगी। मन में आया कि इसके कंधे पर हाथ रख के पूछूं, पगली कहीं जंगली बूटी तो नहीं खा ली? मेरा हाथ उसके कंधे पर रखा भी गया, पर मैंने यह बात पूछने के स्थान पर यह पूछा, तूने खाना भी खाया है या नहीं? खाना? अंगूरी मुंह ऊपर उठाकर देखने लगी। उसके कंधे पर रखे हुए हाथ के नीचे मुझे लगा कि अंगूरी की सारी देह कांप रही थी। जाने अभी अभी उसने जो गीत गाया था, बरखा के मौसम में कांपने वाले बादलों का, गर्मी के मौसम में कांपने वाली हवा का और सर्दी के मौसम में कांपने वाले कलेजे का, उस गीत का सारा कंपन अंगूरी की देह में समाया हुआ था। यह मुझे मालूम था कि अंगूरी अपनी रोटी खुद ही आहार करती थी, खुद ही रोटी बनाती थी। प्रभाती मालिकों की रोटी बनाता था और मालिकों के घर ही खाता था, इसलिए अंगूरी को उसकी रोटी का आहार नहीं था, रोटी की चिंता नहीं थी। इसलिए मैंने फिर कहा, तूने आज रोटी बनाई या नहीं? अभी नहीं। सवेरे बनाई थी? चाय पी थी? चाय? आज तो दूध नहीं था। आज दूध क्यों नहीं लिया था? वह तो मैं नहीं लेती ना, वह तो रोज़ चाय नहीं पीती। पीती हूँ। फिर आज क्या हुआ? दूध तो वह राम तारा हमारे मोहल्ले का चौकीदार है, सबका साझा चौकीदार, सारी रात पहरा देता। वह सबेरे सार खूब उनींदा होता। मुझे याद आया कि जब अंगूरी नहीं आई थी, वह सवेरे ही हमारे घरों से चाय का ग्लास मांगा करता था, कभी किसी के घर से और कभी किसी और के घर से, और चाय पीकर वह कुएं के पास खाट डालकर सो जाता था। और अब जब से अंगूरी आई थी, वह सवेरे ही किसी ग्वाले से दूध ले जाता था, अंगूरी के चूल्हे पर चाय का पतीला चढ़ाता था और अंगूरी, प्रभाती और रामतारा तीनों चूल्हे के इर्द गिर्द बैठकर चाय पीते थे। और साथ ही मुझे याद आया कि रामतारा पिछले 3 दिनों से छुट्टी लेकर अपने गांव गया हुआ था। मुझे दुख हुआ और हंसी भी आई।
मैंने कहा, और अंगूरी तुमने 3 दिनों से चाय नहीं पी? ना, अंगूरी ने ज़ुबान से कुछ न कहकर केवल सिर हिला दिया। रोटी भी नहीं खाई? अंगूरी से बोला नहीं गया। लग रहा था कि अगर अंगूरी ने रोटी खाई भी होगी तो न खाने जैसी ही। रामतारी की सारी आकृति मेरे सामने आ गई। बड़े फुर्तीले हाथ पांव, इकहरा बदन, जिसके पास हल्की हल्की हंसती हुई शर्माती आंखें थीं और जिसकी ज़ुबान के पास बात करने का एक ख़ास सलीका था। अंगूरी जी, कहीं जंगली बूटी तो नहीं खा ली तूने? अंगूरी के मुंह पर आंसू बह निकले। इन आंसुओं ने बह बह कर अंगूरी की लटों को भिगो दिया और फिर इन आंसुओं ने बह बह कर उसके होठों को भिगो दिया। अंगूरी के मुंह से निकलते अक्षर भी गीले थे। मुझे कसम लगे जो मैंने उसके हाथ से कभी मिठाई खाई हो। मैंने पान भी कभी नहीं खाया, सिर्फ चाय। जाने उसने चाय में ही। और आगे अंगूरी की सारी आवाज़ उसके आंसुओं में डूब गई।